नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। यूपी में नदियां उफान पर हैं। कई गांव में बाढ़ के पानी में बह गए तो कई गांव अभी भी बाढ़ग्रस्त हैं। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि काशी से प्रयागराज और जालौन से जौनपुर तक पानी पानी नजर आ रहा है। गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा समेत कई नदियां उफान पर आ चुकी हैं। नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। नदी के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के आप अलग अलग जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। इटावा में जहां पर आप देख सकते हैं राहत सामग्री यहां पर बांटी गई है। अगली तस्वीर मिर्जापुर की, जहां के जो गांव हैं वहां पर जो घर आप यहां पर तस्वीरों में देखा आपने किस तरह से डूब चुके हैं। जो स्कूल हैं वो डूब चुके हैं। इसके अलावा जो जौनपुर की तस्वीर है, यहाँ पर भी जो झोपड़ी वाले घर हैं वो लगभग पूरा डूब चुके हैं। तो पूरे ही गाँव में जो है लगातार बारिश की वजह से जो घर हैं, स्थान है वो डूबते जा रहे हैं। हमीरपुर में जो नदियां हैं वो भी उफान पर आ चुकी हैं। शाहजहांपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। लोग बड़ी मुश्किल से आवाजाही कर रहे हैं। और वाराणसी की भी तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं कि वाराणसी में भी जो रोड है, जो घर है, वो बारिश की वजह से बाढ़ आ चुकी है। काशी से प्रयागराज तक पानी पानी यहां पर हो चुका है। इटावा, मिर्जापुर, जौनपुर, हमीरपुर, शाहजहांपुर और वाराणसी में भी इस तरह के हालात लगातार बने हुए, लेकिन सरकार पूरी मदद कर रही है। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में गोमती का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गोमती नदी के किनारे रहने वाले लोग बाढ़ को लेकर भयभीत हैं। जौनपुर के केराकत के सरोज बड़ीवर गांव में किनारे की फसल जलमग्न हो गई है। वहीं किसानों का कहना है कि हर साल नदी बढ़ने से बर्बादी होती है, लेकिन शासन प्रशासन कोई मदद नहीं करता है। ये तस्वीरें जौनपुर की, जहां पर आप देख रहे हैं जो झोपड़ी के घर हैं यहाँ पर वो पूरी तरह से जलमग्न यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर आती हैं और हर साल कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी रहती है। चारों तरफ यहाँ पर पानी ही पानी हो जाता है। बाढ़ नदियां जो उफान पर आने की वजह से इस तरह की स्थिति हर साल यहाँ पर बनती रहती है। जालौन के ओरे मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर रामपुरा थाना क्षेत्र में गांव को नदियों के प्रलयकारी रूप में तबाह कर दिया है। जालौन में ऐसे कई गांव हैं जहां यमुना पहुंच, कुमारी सेंध, चंबल और बेतवा नदी का कहर जारी है। पानी ने फसल के साथ गरीब के घरों को भी तबाह कर दिया है। नदियों ने अपना रौद्र रूप भी खत्म किया, लेकिन इस रौद्र रूप के साथ लोगों की गृहस्थी, आशियाने और जानवर भी साथ ले गई। अब इन गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हैं और सरकार से आशा लगाए बैठे हैं कि सरकार उनको आशियाने बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देगी। लखनऊ के हजरतगंज स्थित बालू अड्डा क्षेत्र में जहरीले पानी की वजह से 2 की मौत हो चुकी है और इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। तो वहीं मंत्री आशुतोष टंडन पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन कर हादसे को जिम्मेदार करने का यहां पर कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जीएमओ में जिस तरह से गंदगी का अंबार था, आपको बता दें खुला सीवरेज होने की वजह से यहाँ पर 2 बच्चे की मौत हो गई थी, तो वहाँ सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे। ऐसे में लगातार यहाँ पर अभियान चलाकर डीएम अभिषेक प्रकाश, तमाम मंत्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ यहाँ आशुतोष टंडन जी भी पहुँचे। सर, यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? क्या जो जाँच की बात कही गई थी वो कहाँ तक पहुँचे? आप लोग की तरह क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, 5 सदस्यीय एक जांच टीम बनी है। उसमें सीएमओ हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के हैं और अभी पानी का सैंपल बैक्टीरियल जांच के लिए गया है। संभवतः कल तक उसकी रिपोर्ट आएगी।
उसके बाद जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और तब तक पूरी पाइपलाइन यहाँ बदलवाई जा रही है और बाकी भी सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जी, लखनऊ में सर इस तरह से तमाम सारे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, खासकर राजधानी लखनऊ। इसको लेकर सर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई है? नहीं, ये कई वर्षों के बाद इस तरह का कोई मामला सामने आया है और जांच हो जाने के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। जी बिल्कुल, ये था हमारे साथ नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने, जिसने साफ तौर पर कहा कि 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसके द्वारा जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पर लगातार यहाँ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जो सीवेज खुले हुए थे, जो नालियाँ खुली हुई थी, उसको ढका जा रहा है और साथ में तमाम सारे अधिकारी और मेयर शक्ति और भट्टियाँ भी मौके पर मौजूद है। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। वहीं कानपुर देहात में भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा और इसकी घोषणा भगवान श्री परशुराम न्यास की तरफ से की गई है, जिसको लेकर करीब 5 करोड़ की कीमत की 7 बीघे जमीन दान दी गई है। ट्रस्ट के संरक्षक अनिल शुक्रवारसी ने कहा है कि मंदिर निर्माण और मूर्ति स्थापना के लिए विधायिका प्रतिभा शुक्ला की अध्यक्षता में ट्रस्ट का गठन किया गया है। जल्द ही ट्रस्ट कानपुर देहात में कानपुर आगरा हाईवे पर स्थित उमरन गांव में भगवान श्री परशुराम ले मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। साथ ही 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। बहुत दिन से योजना थी कानपुर देहात में भगवान परशुराम मंदिर के निर्माण की, तो हम लोगों ने फिर अपनी जो हमारी ज़मीन वहाँ पे थी, करीब जिसकी कीमत आज के दिन पे करीब 5 करोड़ रुपये है, तो हमने भगवान श्री परशुराम न्यास को दान कर दिए है और वहाँ पे एक विश्व स्तरीय मंदिर बनाने का संकल्प है, जिसका मॉडल भी तैयार कर लिया गया है। तो अब उसको मंदिर बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी का सहयोग हो, तो इसलिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश से न्यास में करीब 2 करोड़ लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। कार्यक्रम थोड़ा कठिन है, लेकिन हम लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर में साधु पर चाकू से हमला किया गया था और इस हमले के बाद सियासत तेज हो गई। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि मंदिर में साधु पर हुए हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज पर हमले की साजिश हो चुकी है। इस समय हम डासना देवी मंदिर में मौजूद हैं, जहां ये पूरा घटनाक्रम जो है वो हुआ है। जो घायल महंत हैं वो अभी भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच मंदिर में क्या चल रहा है वो बात करने के लिए हमारे साथ अनिल यादव जी मौजूद हैं। अनिल जी, अभी क्योंकि मंदिर में काफ़ी दहशत का माहौल होगा, हालांकि पुलिस पूरी तरह से तैनात है, अभी चल क्या रहा है? अभी जो पुलिस की तरफ से वो पुलिस वाले बता रहे हैं, जो SPRA साहब हैं सीधी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कप्तान साहब बता रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी कोई तथ्यपूर्ण बात हमारे सामने नहीं आई है और हमारा जो DVR है मंदिर का वो पुलिस के पास है। सुनने में आ रहा है कि उसमें पुलिस को कुछ सुराग मिला है, लेकिन अभी हमें उसके बारे में पूर्ण रूप से भी मालूम नहीं है क्या है उसमें। यही मेरा सवाल अगला था। ये कहा जा रहा है कि शायद उसमें कोई व्यक्ति नजर आ रहा है जो शायद काले कपड़ों में है, गमछा भी पहना हुआ है, क्या कुछ अभी जानकारी मिली? देखो, इसकी हमें सीधी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इनपुट जो है पुलिस के पास है और उसी पे जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। एक व्यक्ति है या कई व्यक्ति हैं, ऐसी कोई जानकारी कुछ? देखो, इस बात की जानकारी अच्छी तरह जब हो पाएगी, जब नरेश आनंद जी होश में आएंगे। अभी उनकी हालत कैसी है? अभी उनकी हालत तो पहले से जो है, जो डॉक्टर बता रहे हैं बेटर बता रहे हैं, लेकिन ये बात की पुष्टि जब होगी वो होश में, अभी एनेस्थीसिया देके उन्हें बेहोशी की हालत में है, क्योंकि बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ है और वो वेंटिलेटर पे है। क्योंकि देखिए, आप मंदिर से जुड़े हुए एक बेहद अहम व्यक्ति हैं, आपको छोटे महंत, छोटे नरसिंहानंद जी भी कहा जाता है। मेरा सवाल आपसे इसलिए भी ये है कि आपको क्या लगता है कौन वो लोग होंगे? कुछ भी आपका एनालिसिस अभी हुआ हो? देखिए, क्योंकि ये बात सवाल इसलिए जरूरी है, ये कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पर जो हुआ, पिंकी चौधरी वहां पर थे, तो क्या उससे कोई कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है? क्या चीजें हैं? क्योंकि नरेशानंद जी भी वहां पर शामिल होने आए थे, हमने सुना है। देखो, नरेश आनंद जी ही नहीं, वो बहुत लोग शामिल होने आए थे और जंतर मंतर से सीधे लोग जो गुजरात से, महाराष्ट्र से और राजस्थान से जो लोग आए थे वो स्वामी जी के पास मिलके गए भी थे। ये तार बिल्कुल भी जंतर मंतर से नहीं मिलता है, इसको जो है डाइल्यूट किया जा रहा है। ये जहाँ आप खड़े हो इस मंदिर पे बार बार ये जिहादियों के जो कट्टरपंथी हैं उनके निशाने पे पहले से ही रहा है और पहले भी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। अभी आपने सुना होगा विपुल विजय वर्गीय और काशिफ यहाँ से गिरफ्तार हुए थे। जो भारत का सबसे बड़ा धर्मांतर गिरोह है वो दासना देवी मंदिर से पकड़ा गया था। उससे पहले जैसे मोहम्मद का आतंकवादी गुरुजी को जो है टारगेट करके आया था।
ऐसी बहुत सारी घटनाएं मंदिर में हो चुकी हैं और यति जी को वो निशाना बनाए हुए हैं, क्योंकि मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इनाम नरसिंह जी के ऊपर है, जिहादियों की तरफ से। अरब कितना कंट्री इनाम? हैं, लगभग 1000 करोड़ के करीब जो है इनाम पहुंच चुका है। अरब कंट्रियों ने भी जो है 600 करोड़ के करीब घोषित किया है, सबको मिला के 1000 करोड़ इनाम जो है गुरुजी के ऊपर है। तो ये सीधी-सीधी बात ये है कि वो सीधे मंदिर को और गुरुजी को टारगेट किए हुए हैं, कहीं गुरुजी के ऊपर है। तो ये सीधी-सीधी बात ये है कि वो सीधे मंदिर को और गुरुजी को टारगेट किए हुए हैं। इस समय हम डासना देवी मंदिर में मौजूद हैं, जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि उसके बाद कितनी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। वो सामने देखिए, वो मंदिर का गेट है और वहां पर सुरक्षाकर्मी बैठे हुए हैं। जो भी अंदर एंट्री करेगा उसको वहां पर लिखित में अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होगी। हमने भी दी थी जब हम यहाँ आए। आप देखिए, ये वो मंदिर का बाद का परिसर है। जब दूसरे गेट से हम यहाँ प्रवेश करते हैं और सामने आपको लेकर चलते हैं, वो सामने जो जगह आपको नजर आएगी, वहां पर वो घटनाक्रम जो है वो हुआ था। फिलहाल जो घायल नरेशानंद हैं वो अस्पताल में एडमिट हैं और मंदिर के प्रवक्ता ने बताया है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। जाहिर है, अगर उनको जल्द होश आता है तो ये पता लग पाएगा कि हमलावर कौन था और क्या वो उसको पहचानते थे या नहीं थे। लेकिन इस बीच ये बता दें कि जो मंदिर के इर्द गिर्द की जो दीवारें हैं उनको ऊंचा करवाने का काम भी शुरू किया गया है, जिससे, क्योंकि शक ये है कि जो भी शख्स अंदर आया होगा वो दीवार फांद कर आया होगा। ये वो जगह है जहां पर जो नरेशानंद है वो सोए हुए थे और उस दौरान ही हुआ। और जाहिर है पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है और जानकारी ये भी है कि एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें एक शख्स को देखा गया है, दीवार के दूसरी साइड देखा गया है। तो जाहिर है वो अभी जांच का विषय है। अंत में मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखाऊं, आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वो कितनी है। सामने जो छोटी दीवार है, इसी दीवार को फांद कर आने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। और मंदिर के प्रवक्ता ने ये भी बताया है कि कुछ पांव के निशान जो है वो मिले हैं। तो कुल मिलाकर तमाम चीजें आपके सामने हैं। किस ओर जांच पड़ रही है ये आप देख सकते हैं। और इस बीच मंदिर की सुरक्षा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, तो सुरक्षा कर्मियों को आप यहाँ पर मुस्तैद देख सकते हैं। हालांकि इस दौरान दो जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है, जिनमें ये कहा गया है कि उनमें से एक पुलिसकर्मी घटना की रात को जब यहाँ तैनात थे तो वो सो गए थे। लेकिन जाहिर है पूरी जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि कहीं उनका कोई इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो इसमें नहीं था। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। कोरोना महामारी के बीच आज देश अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ रखी गई है। वहीं इस मौके पर गोंडा के युवाओं को प्रेरित करने के लिए ताइक्वांडो एसोसिएशन के खिलाड़ियों को सदर बीजेपी विधायक प्रदीप भूषण सिंह ने सभी खिलाड़ियों को गोनाड लॉन से सम्मानित किया। जैसा कि आज 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, ऐसे में गोंडा में जो है युवा दिवस के अवसर पर यहाँ पर युवा सदर विधायक भाजपा के प्रदीप भूषण सिंह हैं, उन्होंने यहाँ पर ताइक्वांडो के कुछ बच्चों को सम्मानित किया है। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के बाद से जिस तरह से खेलों के प्रति रुचि जगी है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ बच्चों को भी उन्होंने प्रेरित करने का काम किया। विधायक जी, आप बताएंगे कुछ दो शब्द युवा दिवस के अवसर पर? आज युवा दिवस का एक बहुत बढ़िया अवसर है और हमारे पीछे अभी ताइक्वांडो के बहुत होनहार खिलाड़ी खड़े हैं और अभी इन लोगों ने एक अच्छी लेवल को अचीव किया है और इसीलिए हम लोगों ने इन सबको यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया। और खेलों को सपोर्ट करने के लिए, खासतौर से ताइक्वांडो के सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार ने काफ़ी कुछ दिया है यहाँ गोंडा को। और मैट की भी व्यवस्था की गई है, हॉल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य फील्डों के खिलाड़ी, जैसे ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है। और हम गोंडा में और अच्छे स्तर के खिलाड़ी निकले और हमारे छोटे छोटे गांव से निकले, इसके लिए हमने कई खेल मैदानों का निर्माण भी कराया है और इसमें कई खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और हम बहुत अच्छे खिलाड़ियों को हम आने वाले 4-5 सालों में पनपता देखेंगे। और मुझे युवा दिवस पे सभी अपने साथियों को, युवा तरुणाई को धन्यवाद करना है, बधाई करना है। सब आगे बढ़ें, खेल कूदें, मेहनत से इंडिया आगे बढ़े। और बच्चे हमारे बीच में हैं, उनके कोच भी हैं, बच्चों से बात करते हैं। आप लोग बताएंगे कि आप लोग को इस युवा दिवस पर जो है विधायक द्वारा कुछ किया गया, तो क्या लगता है कि खेलों में किस तरह की रुचि आप लोग आगे कैसे और क्या करेंगे? खेलों की आगे नेशनल खेले, स्टेट खेले और मेडल लाएं, देश का नाम रोशन करें। आप बताइए, कितनी उम्र है आपकी?
और खेल से क्या समझते हो ताइक्वांडो से? आज आपको इस तरह से मेडल दिया गया है। मेरी उम्र 13 साल है और मैं मतलब आगे नेशनल तक खेलना चाहता हूँ और आगे ओलंपिक भी जाऊँगा। मेरा ये मतलब एम है। और भी यहाँ पर कोई ब्लैक बेल्ट भी हैं। आप बताइए, प्रणाम, आप तो काफ़ी दिनों से खेल रहे हो, सीनियर भी हो, क्या लगता है अभी इस मेडल का आप क्या महत्व है आपके लिए? मेरा नाम श्रद्धा है, मैं ताइक्वांडो की नेशनल प्लेयर हूँ। मैं 17 साल की हूँ। मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया है और गोंडा जैसे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को ताइक्वांडो में बहुत सपोर्ट मिलता है और सर ने भी हमारे लिए मैट अवेलेबल करवाया जिसका इनॉग्रेशन हम लोग 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे के दिन करेंगे। उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी और प्लेयर्स में और भी ज़्यादा। खबर है जालौन से, जहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया गया है। पीएम मोदी ने इनसे वर्चुअल संवाद किया। प्रगति रिपोर्ट और समस्याओं को लेकर पीएम मोदी ने हालचाल जाना। 30 से ज्यादा महिलाओं को एक स्वैप मशीन दी गई है। डीएम प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में संवाद कार्यक्रम है। यहाँ पर डीएम कार्यालय में ये पूरा कार्यक्रम हुआ, आपको बता दें। और पीएम नरेंद्र मोदी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन 30 से ज्यादा महिलाओं से बातचीत की और स्वैप मशीन दी। बरेली वासी जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस सपने को साकार किया उन्नयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने। बरेली के एयर टर्मिनल पर दिल्ली के बाद अब मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट शुरू हो चुकी है। इस टर्मिनल को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बनाया गया है और अब तक का प्रदेश का सबसे अच्छा टर्मिनल है, जो T3 के तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। मुंबई से बरेली के लिए आज पहली फ़्लाइट आई है और एक बड़ी उपलब्धि है बरेली शहर के लिए कि यहाँ से सीधे माया नगरी मुंबई की कनेक्टिंग फ़्लाइट बरेली से शुरू हो गई है। और जो बरेली के ही बेटे हैं सुमित अग्रवाल, वो मुंबई से बरेली फ़्लाइट उड़ाकर लेके आए थे। उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? महावीर शरण अग्रवाल। सबसे पहले तो आपको इंडियन न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपके बेटे ने जो है मुंबई से पहली फ़्लाइट जो है वो बरेली का ही बेटा उड़ाकर लेके आया है। कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तो जब ये आपको पता चला था कि बरेली से मुंबई के लिए फ़्लाइट शुरू होने वाली है, तो कैसे ये विचार दिमाग में आया और कैसे आपने सुमित को इंस्पायर किया कि वही फ़्लाइट को लेकर? सुमित की खुद की इच्छा थी कि जब भी बरेली फ़्लाइट चालू होगी, इंडिगो होगी, तो पहली फ़्लाइट मैं ही लेके आऊँगा। तो उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की कि जब भी बरेली फ़्लाइट चालू हो तो पहली फ़्लाइट मैं लेके जाऊँगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी बात एक्सेप्ट कर ली। क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस अच्छे मौके पर, जब बरेली एक और कदम आगे तरक्की की ओर बढ़ा चुका है? तो बड़ी खुशी की बात है। अभी तो वो हफ्ते में 3 दिन है, हम चाहते हैं डेली हो और यहाँ से लखनऊ भी चले। जी, तो ये थे महावीर शरण अग्रवाल जी, जिनका बेटा सुमित अग्रवाल आज पहली फ़्लाइट मुंबई से बरेली उड़ा कर लेकर आया है। उनके छोटे भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरे चाचा जी हैं। वो बहुत खुशी हो रही है कि अपने परिवार में किसी ने ऐसा कर रहा है। मेरी कोशिश है कि आज मैं छोटा हूँ, जब बड़े हो कि मेरे नाम भी कुछ ऐसा हो। तो परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक बड़ा मौका ऐसा है जो मुंबई से बरेली के लिए फ़्लाइट आई है और बरेली का ही बेटा उसको उड़ाकर लेकर आया है। बरेली से कैमरामैन अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता। माफिया विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच वाराणसी में माफिया विरोधी मंच चलाने वाले सुधीर सिंह ने विधायक मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने की याचिका पत्र दिया है और इसके साथ वेतन भत्तों और टैक्स के पैसे में धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं इसकी वसूली के लिए माफिया विरोधी मंच ने पत्र लिखकर संपत्ति जब्त करने के लिए सीएम को पत्र लिखा है। और फिलहाल इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही, लेकिन बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।